हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स का चैप्टर हमने स्टडी किया है, जिसमें अल्कोहल्स और फेनॉल का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो पार्ट होगा वो ईथर्स का होगा। इस चैप्टर के पहले लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ ईथर जो है हमने स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। These two methods are the most convenient method for the production of ethers। तो पहला मेथड इसमें है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। तो देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में आपको क्या करना है। लेट अस सी, 2 molecules of alcohol are subjected to heat with concentrated sulfuric acid or concentrated phosphoric acid at about 413 केल्विन। यहाँ पर जो टेम्परेचर 413 केल्विन होगा तो इट गिव्स राइज टू ROR प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ वाटर है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है कि अगर यहाँ पर आप जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही वाली रिएक्शन ROH इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 at about 443 Kelvin, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईथर वी विल गेट अल्कीन प्लस वाटर। तो ये चीज़ जो है आपको खास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल रखना है, दैट इज़ अबाउट 413। और अगर आपने टेम्परेचर 443 कर दिया, मतलब हाई टेम्परेचर आपने जो है 413 से ज़्यादा कर दिया, तो आपको इस अल्कोहल से ईथर के बजाय आपको मिलेगा अल्कीन। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट यू मस्ट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन अप टू 413 केल्विन। द टेम्परेचर मस्ट नॉट बी एक्सीड टू 413, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको अल्कोहल से ईथर बनने की बजाय जो है ये अल्कीन मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके अंदर आप जो है सिंपल ईथर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है मिथेनॉल को जो है 413 केल्विन पर हीट करोगे तो डाई मिथिल ईथर मिलेगा। इथेनॉल को 413 केल्विन पर हीट करोगे तो आपको डाई इथिल ईथर मिलेगा। तो सिंपल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग this method that is called as dehydration of alcohols. Okay, now the second method is Williamson synthesis। ये एक नेम रिएक्शन है। क्वेश्चन में बी आज राइट ए नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस और एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये वाली रिएक्शन हमने अल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है। तो इसमें आपको क्या करना है, अल्किल हैलाइड्स आर सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये हो जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड एंड दिस इज एन अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड को आप जो है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ जब मिक्स करते हो, उसके साथ रिएक्ट करते हो, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट ROR- प्लस NaX। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोक्साइड। अब यहाँ पर एक बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन के अंदर आप सिंपल और मिक्स्ड दोनों टाइप के ईथर प्रिपेयर कर सकते हो। पहली जो रिएक्शन थी इसके अंदर सिर्फ सिंपल ईथर बनेगा, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से आप जो है सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है कि आपका जो अल्किल हैलाइड होगा इट मस्ट बी प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट न्यूक्लियोफाइल इज OR-। ये जो अल्कोक्साइड आयन दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइड आयन एंड दिस अल्कोक्साइड आयन इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो बैक साइड अटैक के लिए जो है आपको यहाँ पर अल्किल हैलाइड हमेशा
प्राइमरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जो सेकेंडरी या टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज़ करोगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, बजाय ईथर के आपको यहाँ पर जो मिलेगा अल्कीन। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस follows SN2 mechanism in which alkoxide ion is a nucleophile which attacks to the alkyl halide from back side। और SN2 रिएक्शन का जो है ये कंडीशन भी है कि इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जो है अटैक करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल CH3Br प्लस CH3ONA, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3OCH3 प्लस NaBr। तो हमने यहाँ पर जब प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया मिथिल ब्रोमाइड और ये होता है सोडियम मिथॉक्साइड, तो आपको मिलेगा डाई मिथिल ईथर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस अल्किल ग्रुप को चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3Br प्लस C2H5ONA। दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर जो है ये माइनस और ये प्लस, इसी तरह से यहाँ पर ये C2H5O माइनस और Na प्लस। तो ये C2H5O माइनस जो है इस CH3 पर बैक साइड से अटैक करेगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3O प्लस NaBr। अब यहाँ पर आप देखिए, दिस इज डाईमिथिल ईथर, दिस इज इथिल मिथिल ईथर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों वेराइटी के ईथर जो है हम यहाँ पर जो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बात और है, आप इसी ईथर को बनाने के लिए इसको एक्सचेंज कर दीजिए। C2H5 आप यहाँ ले लो अल्किल हैलाइड में और CH3 जो है आप अल्कोक्साइड में ले लो, तो भी आपको प्रोडक्ट यही वाला मिलेगा। तो ये बात जो है यहाँ पर ध्यान रखिए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप अल्किल हैलाइड जो है सेकेंडरी या टर्शरी लेते हो तो वहाँ पर आपको अल्कीन मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, फॉर एग्जांपल CH3 CHBr CH3, या फिर मैं यहाँ पे इसको टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेता हूँ और इसको मैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मिथॉक्साइड आयन बैक साइड से अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन की कंडीशन SN2 मैकेनिज्म है। और यहाँ पर आपका जो अल्किल हैलाइड है वो टर्शरी अल्किल हैलाइड है और टर्शरी अल्किल हैलाइड में बैक साइड अटैक नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ईथर दिस हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन पर ये ब्रोमीन अटैच्ड है, दिस इज बीटा कार्बन। तो आपके पास जो है 3 बीटा कार्बन्स यहाँ पर है, तीनों एक जैसे हैं। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन रिलीज होगा। दैट मीन्स देयर इज द 1-2 एलिमिनेशन ऑकर्स। और यहाँ पर जो है 1-2 एलिमिनेशन की वजह से अब आपको बजाय ईथर के जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एन अल्कीन। तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है मिथॉक्साइड आयन OCH3 माइनस जो ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, जो यहाँ से जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसकी वजह से वो जो है मॉलिक्यूल बजाय ईथर बनाने के ये अल्कीन फॉर्म करेगा। और ये बात भी ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल अगर है OCH3 माइनस तो इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड टू दिस टर्शरी अल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बल्कि मिथिल ग्रुप मिलते हैं बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर जो आपको ब्रोमीन मिलता है। सो ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन एंड द मिथिल ग्रुप्स नाइदर फ्रंट साइड नॉर बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, जबकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर बैक साइड अटैक जो है ये पॉसिबल, ये जो है ज़रूरी है और ये नेसेसरी है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो बजाय यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको जो मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अल्कीन मिलेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अल्किल हैलाइड कौन सा लेना है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। डू नॉट यूज सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड। हाँ, आप यहाँ पर अल्कोक्साइड में चाहे जो भी अल्कोक्साइड आप लेना चाहो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3Br और यहाँ पर लेता हूँ NaOC CH3 ये मुझको मिलता है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के अंदर देखो ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है ये जो है आपको न्यूक्लियोफाइल मिलता है Na+, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा इस CH3Br पर, तो ये ब्रोमीन निकलेगा तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा मिथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर या टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट देखिए ये वाला होगा,
CH3OC, CH3 थ्राइस। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अल्किल हैलाइड हमेशा आपको कौन सा लेना है, दैट इज ऑलवेज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो इस तरह से ये चीज़ को जो है ध्यान रखना है। अब एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप यही रिएक्शन फेनॉल के साथ करना चाहो तो आप कैसे करोगे, लेट अस सी। तो CH3Br, यहाँ पर अल्किल हैलाइड आपको एलिफेटिक लेना है और यहाँ पर ARONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर ARO माइनस Na+, तो ये बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन निकलेगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3OAr प्लस NaBr। तो यहाँ पर आप जो है फेनॉल की जो बेंजीन रिंग है वो ले सकते हो एरोमेटिक न्यूक्लियस पर, तो आपको यहाँ पर जो है अल्किल एरिल ईथर जो है मिलेगा। तो ये भी ये चीज़ जो है पॉसिबल है, लेकिन ये बात जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो है अल्किल हैलाइड की जगह पर आपको एरोमेटिक हैलाइड नहीं लेना है, हेलो अरीन्स आपको नहीं लेना है। हेलो अरीन्स के ऊपर जो अल्कोक्साइड की रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर आप सोचोगे कि चलो ArCl ले लें और CH3ONA ले लें तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए आपको प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेना है, और अगर एरोमेटिक ईथर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड लेना है, आपको यहाँ पर जो है हेलो अरीन नहीं लेना है। तो ये चीज़ जो है आपको नोटिस करना है। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में हम 2 पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, इसके अंदर जो हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले फिजिकल स्टेट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। पहला होगा फिजिकल स्टेट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा होगा पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। 2 पॉइंट्स हम इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। चले हम आते हैं पहले फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। तो डाइमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर, ये दोनों जो है गैसियस स्टेट में आपको मिलेंगे। कौन से? डाइमिथिल ईथर, दिस वन CH3OCH3, और दूसरा इथिल मिथिल ईथर दैट इज CH3OC2H5U। ये दोनों कंपाउंड जो है आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और दूसरे जो ईथर्स हैं, दीज आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट ऑर्डर। इसके जो ऑर्डर होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट होती है। तो इस तरह से। और लोअर जो ईथर्स होते हैं, दे आर हाईली ओलाटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल। ये ओलाटाइल होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम होता है, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, फ़ौरन जो है ये जलने लगते हैं। इसको अगर आग आप बताओगे तो ये फ़ौरन जो है जलने लगते हैं, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो जैसे अभी तक हमने जो है पिछले चैप्टर्स में स्टडी किया है, ईथर्स के अंदर भी आपको वही चीज़ मिलेगी कि एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर ऑल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल वही कंडीशन है जो पीछे वाले हेलो अल्केन्स के अंदर हमने स्टडी किया था, इसी तरह से अल्कोहल्स के अंदर और फेनॉल्स के अंदर हमने स्टडी किया था। वही क्राइटेरिया आपको जो है यहाँ पर देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ईथर्स इंक्रीजेस एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो आप यहाँ पर देखिए ईथर का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ROR। तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड लेंथ जो आपको दिखती है, दिस इज अबाउट बॉन्ड एंगल इज अबाउट 110 डिग्रीज। ये जो है बॉन्ड एंगल है। और आप देखिए कि अल्किल ग्रुप जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में होगी, एंड इट विल शो द डायपोल मोमेंट अबाउट 1.18 डीबे यूनिट। हम जनरली ईथर्स को इस तरह से लिखते हैं ROR, लेकिन ध्यान रखिए कि ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर। अगर लीनियर होता तो दोनों अल्किल ग्रुप की जो डायपोल मोमेंट है, तो वो डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है,
तो बोथ द डायपोल मोमेंट्स मस्ट कैंसल ईच अदर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 110 है, 180 नहीं है। हम सिर्फ लिखते इस तरह से हैं, लेकिन एक्चुअल ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो ये है जिसका बॉन्ड एंगल जो है 110 डिग्रीज है। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी और इस तरह से वो डायपोल मोमेंट आपको मिलेगी 1.18 डुबे यूनिट। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है स्लाइटली पोलर कैरेक्टर जो है ईथर का मिलेगा। ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट ईथर्स आर स्लाइटली पोलर इन नेचर। इसकी पोलरिटी की वजह से क्या होगा कि इसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर जो है मिलेगी। जैसे अल्कोहल्स के अंदर हमने देखा था कि अल्कोहल्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल इसी तरह से ये ईथर मॉलिक्यूल भी जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो लुक हियर, this is the molecule of ether, ROR, and this is the molecule of water. So this is partial negative, this is partial positive, and there is the weak electrostatic force of attraction between oxygen of ether and hydrogen of water, and this is called as hydrogen bonding. So due to the presence of hydrogen bonding, the molecules of ether and water are get associated to each other, and hence we can say that ethers are soluble or miscible with water. ईथर जो है वाटर के साथ सॉल्युबल या मिसिबल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखना। अब जैसे अल्कोहल्स के अंदर जो है सॉल्युबिलिटी होती है, तो ईथर्स के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अपने ही जैसे कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले अल्कोहल के नियर अबाउट सेम होती है। इट हैज़ सेम सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ऑफ अल्कोहल विद अ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। मतलब आप एक ईथर कंसिडर कर रहे हो, उसके कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाला आपके पास जो है कोई अल्कोहल है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी नियर अबाउट सेम होगी। एग्जांपल देखिए, डाई इथिल ईथर और एन ब्यूटिल अल्कोहल, ये दो मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिकुलर मास है वो नियर अबाउट सेम है। तो इन दोनों की जो है सॉल्युबिलिटीज़ है, डाई इथिल ईथर जो है, डाई इथिल ईथर जिसको हम नाम देंगे, दिस इज डाई इथिल ईथर, इसकी सॉल्युबिलिटी 7.5 ग्राम है। और टर्शरी ब्यूटिल ईथर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसकी सॉल्युबिलिटी 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है 7.5 ग्राम डाइथिल ईथर डिजॉल्व होगा और 100 ग्राम वाटर के अंदर 9 ग्राम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल डिजॉल्व होगा। फिगर डिफरेंट दिख रही है बट इट इज़ नियरली अबाउट सेम। तो इस तरह से ये जो है सॉल्युबिलिटी है जो वाटर के अंदर आपको अल्कोहल और ईथर्स की मिलेगी। ध्यान रखना है कि ईथर्स एंड अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस हैव सेम सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर। और वो सॉल्युबिलिटी किस वजह से आ रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ईथर और वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स हुई। इसके बाद वाला जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ओके।